हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए आज लूसेंट का पार्ट 2 वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। लूसेंट को हम दोस्तों एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग शांति से सुनिएगा दोस्तों, लूसेंट को एकदम याद करवा देंगे दोस्तों, जिससे दोस्तों लूसेंट जितना भी टॉपर्स का इंटरव्यू सुनिएगा दोस्तों, सब आपको प्रीफर्स करेगा दोस्तों लूसेंट पढ़िए। क्योंकि दोस्तों लूसेंट का हर बात, हर एक एक क्वेश्चन दोस्तों हर एक एक क्वेश्चन गीता की तरह दोस्तों सत्य होता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम बैठिएगा दोस्तों, लूसेंट से लगभग क्वेश्चन सारा 90 से 90 से 95% दोस्तों जीके जीएस में दोस्तों आपको इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। टकराने की संभावना, प्रबल संभावना है दोस्तों, एकदम 100% आने की एकदम 100% संभावना है दोस्तों। क्योंकि बिहार दरोगा, मध्य निषेध सिपाही हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस हुआ दोस्तों, इस सब में तो कहने की बात ही है ना दोस्तों। इस सब में तो लूसेंट छोड़ के किसी से दिया ही नहीं जाता है दोस्तों। लूसेंट अगर आप अच्छा से कवर कर लीजिएगा दोस्तों, और क्राउन को दोस्तों, और इस चैनल पर एक और बुक्स दोस्तों घटनाचक्र पूरा अच्छा से डिटेल में दोस्तों एक एक लाइन बाय लाइन अंडर करके दोस्तों आपको बताया जाएगा दोस्तों। हर लाइन को 2 बार एक्सप्लेन किया जाएगा दोस्तों। आप लोग शांति से सुनिएगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। आज चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नहीं अच्छा लगे और नहीं पसंद पड़े दोस्तों तो आप स्किप भी कर दीजिए दोस्तों। कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों कि यही चैनल पर आपको पढ़ना है दोस्तों। जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पढ़िए दोस्तों, लेकिन मन से पढ़िए। चलिए दोस्तों आगे हम लूसेंट का प्राचीन इतिहास का वीडियो पार्ट 2 बना रहे दोस्तों। चलिए आधा 30 मिनट का पार्ट रहेगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों, एकदम कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों, एकदम जड़ से याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेरोडोटस को क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दोस्तों, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है दोस्तों। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान, फारस को ही पुराना नाम, वर्तमान नाम ईरान है दोस्तों, के संबंध का वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है दोस्तों। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? निर्याकस थे दोस्तों। कौन थे? निर्याकस थे। और ओनेसिक्रिकस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय था दोस्तों। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, ओनेस्ट्रिकस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है दोस्तों। मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है दोस्तों। मेगास्थनीज एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है दोस्तों। चलिए डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। डायमेकस यह सीरिया नरेश ओंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था दोस्तों? ओंतियोकस का राजदूत सीरिया नरेश का था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है दोस्तों।
डायमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है दोस्तों। डायनोसियस दोस्तों, डायनोसियस यह मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। उसे अशोक के राज दरबार में आया था। डायनोसियस यह मिस्र के नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था दोस्तों। टोलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत की भूगोल किसने लिखा था दोस्तों? टोलमी ने लिखा था। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री सबसे भी आई दोस्तों। नेचुरल हिस्ट्री इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का बारे में विवरण मिलता है दोस्तों। प्लिनी इसे प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों तथा आदि के बारे में विवरण मिलता है दोस्तों। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी दोस्तों। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी दोस्तों। चलिए चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी, चीनी लेखक के बारे में फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है दोस्तों। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। फाहियान एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था दोस्तों। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा दोस्तों। संयुगन के बारे में पढ़ते हैं। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी दोस्तों। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौटे। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को चुप बोले तो लिखी। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवयोगी नामक से प्रसिद्ध है। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवयोगी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव को प्रतिमाओं की भी पूजन किया दोस्तों। हेनसांग एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। इसको हेनसांग के बारे में देखते हैं। हेनसांग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था दोस्तों। इसका भ्रमण वृत्तांत शिवयोगी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। नोट में देखते हैं दोस्तों। हेनसांग के अध्ययन के समय
नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभर थे दोस्तों। कौन थे? ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभर थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। इत सिंह, चलिए इत सिंह पढ़ते हैं। इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था दोस्तों। इत सिंह कब आया था दोस्तों? 7वीं शताब्दी में। इसने अपने विवरण में किसका वर्णन किया? नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया दोस्तों, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। चलिए अरबी लेखक को देखते हैं दोस्तों। अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने अल-बरूनी ख्वारिज्म और खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों और खगोल विज्ञान, कमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों अल-बरूनी के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म एवं खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद यानी भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलों, विज्ञान, कमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। चलिए इब्न बतूता के बारे में पढ़ते दोस्तों। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखे गए थे। इब्न बतूता किस भाषा में लिखा था दोस्तों? अरबी भाषा में। उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया है दोस्तों। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या नियुक्त किया दोस्तों? काजी नियुक्त किया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अन्य लेखक तारानाथ दोस्तों, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर द तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है दोस्तों। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है दोस्तों। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी दोस्तों। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया का माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं दोस्तों। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है दोस्तों। भारत मध्य प्रदेश मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के विवेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है दोस्तों। हाथी गुफा का जिक्र किस लेख में है दोस्तों? भारतवर्ष में है दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है दोस्तों? हाथी गुफा लेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है दोस्तों। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित कर रखने का उल्लेख है दोस्तों। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है दोस्तों। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है दोस्तों। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख है दोस्तों। शासक भानुगुप्त है दोस्तों, भानुगुप्त से प्राप्त है दोस्तों। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गढ़ का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से अब तो खत्म। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी के साहित्य को कर्षार्पण कहा गया दोस्तों। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कर्षार्पण कहा जाता था दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य किसने किया दोस्तों? यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है दोस्तों। कलिंग राजा खारवेल जूनागढ़ गिरनार अभिलेख दोस्तों कौन है? रुद्रदामन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक कौन है दोस्तों? रुद्रदामन है। और हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल कलिंग के हैं दोस्तों। नासिक अभिलेख दोस्तों गौतमी बालश्री है दोस्तों। नासिक अभिलेख दोस्तों गौतमी बालश्री है। प्रयाग स्तंभ लेख दोस्तों समुद्रगुप्त है दोस्तों। प्रयाग स्तंभ लेख कौन है दोस्तों? समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है दोस्तों। एहोल अभिलेख शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है दोस्तों? मालवा नरेश के यशोवर्मन है दोस्तों। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है दोस्तों? मालवा नरेश के यशोवर्मन है दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज है दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज शासक है दोस्तों। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों स्कंदगुप्त शासक है दोस्तों। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है दोस्तों? स्कंदगुप्त है। देपाड़ा अभिलेख के शासक कौन है? बंगाल शासक विजय सेन है दोस्तों। देपाड़ा अभिलेख के शासक कौन है? बंगाल शासक विजय सेन है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज दोस्तों। पन्ना बाय पन्ना लुसेंट को रट जाना है दोस्तों। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। समुद्रगुप्त की
बिना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया यानी स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा दोस्तों यमन द्वीप से स्थापित है दोस्तों। उत्तर भारत से के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है दोस्तों। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है अतः यह बेसर शैली कहलाती है दोस्तों। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है अतः यह बेसर शैली कहलाता है दोस्तों। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है दोस्तों। पंचायतन शब्द किससे संबंधित दोस्तों? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर जब तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया, महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो दोस्तों। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश दोस्तों। कोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र है दोस्तों। कोडेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। चलिए चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरी, आंध्र इतिहास, फोटो हिस्टोरी का वो इतिहास हिस्टोरी 3 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। आंध्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। चलिए दोस्तों संस्कृत और बर्तन देखते हैं। मालवा में काला और लाल बर्तन मिलते थे दोस्तों। बुर्जों में धूसर जोखे लाल, दक्षिण नौपाषाण में दोस्तों चमकीले धूसर और पूर्वी नौपाषाण में दोस्तों भूरा लाल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता था दोस्तों। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता था? इतिहास कहा जाता था, जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है दोस्तों। ज्ञानी मानव हेमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। ज्ञानी मानव हेमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। पूर्व पाषाण युग, यह पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था दोस्तों। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे दोस्तों। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था दोस्तों। क्या आधार था दोस्तों? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किसका शासन काल में हुआ था दोस्तों? पूरा पाषाण काल में हुआ था। एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में दोस्तों। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई दोस्तों? नवपाषाण काल में हुई थी तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था दोस्तों। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम और औजार कुल्हाड़ी
यानी प्राप्त स्थल अतिरपक्कम था दोस्तों। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी और प्राप्ति स्थल मतलब मिला साक्ष्य कांच दोस्तों अतिरपक्कम से। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का आविष्कार दोस्तों। प्राग इतिहास दोपना पालने एक से वो पानी खत्म हो गया। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त है दोस्तों। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त है दोस्तों? मेहरगढ़ से। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने होते हैं। रोबस्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरन नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज हुई थी दोस्तों। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रोबस्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत की मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब सीएल कोलाई ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं दोस्तों। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब सीएल कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ से खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा है दोस्तों। भारत में नवपाषाण काल सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के 4000 के लगभग हुआ है दोस्तों। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व के 4000 के लगभग हुआ है दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था दोस्तों। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था दोस्तों? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला है दोस्तों। सिंधी भाषा में क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला है। असम को श्वेतंभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाता है। असम का श्वेतंभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है दोस्तों। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है दोस्तों। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? जॉर्वे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है दोस्तों। भारत में शिवालिक की पहाड़ी के जीवाश्म का प्रमाण मिला है दोस्तों। भारत में शिवालिक की पहाड़ी का जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है दोस्तों। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है दोस्तों। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल में से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है दोस्तों। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर
द्वारा की गई थी दोस्तों। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है दोस्तों। भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यदि यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शिल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के लिए समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीपों में मानव जीवन के प्राचीन चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 57 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल में अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था दोस्तों। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है दोस्तों। भारत में मनुष्य का साक्ष्य पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया दोस्तों। नोट: भारतीय नागरिकता सेवा के अधिकारी रिजली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था दोस्तों। सिंधु सभ्यता दोस्तों के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से दोस्तों 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है दोस्तों। इसका विस्तार कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है दोस्तों। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है दोस्तों। तिथि निर्धारण के कार्बन 14 C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीफी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है दोस्तों। तिथि निर्धारण के कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आर्द्र ऐतिहासिक, फोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन है दोस्तों? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को आंध्र ऐतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा थी दोस्तों। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पुरास्थल चिनाब नदी, उत्तर पुरास्थल कौन है दोस्तों? चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा यानी जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है दोस्तों। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और पूर्वी पुरास्थल हिन्ना नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा
जम्मू कश्मीर। और दक्षिण पूर्वांचल में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगन है दोस्तों। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है दोस्तों। घग्गर नदी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी दोस्तों। लोथल और सुतकोरदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है दोस्तों। लोथल और सुतकोरदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है दोस्तों। जुते हुए खेत और नक्शादारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।